रात के समय कार धक्के खाते हुए रुक गई और उसमें से आरव नीचे उतरा और घड़ी देखी। उस वक्त रात के ठीक 9 बज रहे थे। फिर उसने कार का बोनेट खोला और उसे ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। आरव ने मोबाइल से मदद मांगनी चाहिए, पर उसमें नेटवर्क का नामो निशान तक नहीं था। फिर उसने गाड़ी की पिछली सीट पर सोई हुई अपनी पत्नी मिलाती को आवाज़ दी। मिलाती, अरे ओ मिलाती, उठो जल्दी से। हमें आज की रात किसी गेस्ट हाउस या होटल में बितानी होगी, क्योंकि गाड़ी खराब हो गई है और अब मैकेनिक के बिना ठीक नहीं होगी। हमेशा की तरह मिलाती नींद में ही बड़बड़ाते हुई उठी। आरो, तुमसे एक काम ढंग से नहीं होता है। कब से बोल रही हूँ, ये खटारा गाड़ी को बेचकर तुम कम से कम एक सेकंड हैंड कार तो ले लो। जवाब में आरो बोला, खरीद लेंगे माता रानी, अब अपना बैग उठाओ और चलो कहीं रात गुजारने की जुगाड़ करते हैं। फिर दोनों जंगल की कच्ची सड़क छोड़ के मेन हाईवे पर आ गए। उसी वक्त उन्हें जंगल में दूर कहीं से भेड़िए के रोने की आवाज़ आने लगी। वो भेड़िए की आवाज़ें उस काली रात को और डरावना बना रही थी। दोनों लगभग आधा घंटा चलते रहे, पर उन्हें ना कोई लिफ्ट मिली ना कोई होटल। मिलाती बोली, आरो, तुम्हारे बेवकूफ़ दोस्त मिंटू ने ये कौन सी बिराने में फार्म हाउस खरीद रखा है। इस बात पर आरो कुछ कहता, उससे पहले ही आसमान से ज़बरदस्त बिजली कड़की। उस आवाज़ से डरी हुई मिलाती आरव के सीने से लिपट गई। उस वक्त आरव के चेहरे पर एक मुस्कान चमक गई थी। तेज बारिश के आसार नजर आने लगे थे। तभी चलते चलते बिजली की चमचमाती तेज रोशनी में उन्हें एक पुरानी हवेली दिखाई दी। वह दोनों तेजी से दौड़ते दौड़ते उस हवेली के नज़दीक पहुँचे। हवेली गेट पर उन्हें कोई वॉचमैन नज़र नहीं आया, इसलिए वह दोनों गेट खोलकर हवेली के मुख्य दरवाजे के पास पहुँचे। दरवाजे पर डोरबेल के नाम पर एक पुरानी रस्सी किसी सांप की तरह लपटी हुई थी। उस रस्सी को आरव ने 2-3 बार खींचा, लेकिन अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई। फिर मिलाती ने दरवाजे पर खटखटाने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ा रही थी। उससे पहले ही अंदर से एक भारी आवाज़ आई, अंदर आ जाओ, दरवाज़ा खुला है। उन्हें दोनों को यह बात अजीब लगी, क्योंकि अंदर से किसी भी घंटी की आवाज़ नहीं आई थी और न ही उन दोनों ने कोई आवाज़ की थी। फिर वह दोनों दरवाज़ा खोलकर अंदर गए। दरवाजे के ठीक सामने झूले पर बैठा एक आदमी शाही अंदाज में सिगार पी रहा था। उन्हें देखते ही आरव बोला, सर, हम यहाँ कुछ ही किलोमीटर दूर हमारे दोस्त का फार्म हाउस देखने जा रहे थे, पर बीच में हमारी कार खराब हो गई और मदद बुलाने के लिए मोबाइल में नेटवर्क भी नहीं है। क्या हम आपके फ़ोन से एक कॉल कर सकते हैं? झूले पर बैठा उस आदमी के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। उसने कहा, ज़रूर कीजिए। टेलीफोन ऊपर के आखिरी कमरे में है। आरव ने उन्हें पहले परिचय देना उचित समझा। उसने कहा, मेरा नाम आरव है और ये है मेरी पत्नी मिलाती। जवाब में वह आदमी बोला, मेरा नाम दादा ठाकुर है, मैं इस हवेली का मालिक हूँ। आरव और मिलाती हवेली की शान देखते ही रह गए थे कि उसकी नज़र दादा ठाकुर के पीछे वाली दीवार सबसे बड़ी फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जो खाली थी और पूरे घर में तस्वीरें ही तस्वीरें थी। उन सब में एक बात समान थी कि किसी भी तस्वीर में कोई हंस नहीं रहा था। सभी तस्वीरें बिल्कुल ही भावहीन थी। फिर आरव और मिलाती दोनों ऊपरी मंजिल पर गए और आखिरी कमरे में जाकर लैंडलाइन से अपने दोस्त मिंटू को कॉल करने लगे। बहुत बार कोशिश करने पर भी फ़ोन नहीं लग रहा था। तभी मिलाती की नज़र उस दीवार पर पड़ी। वहाँ और एक फ़ोटो फ्रेम टंगी थी। उसमें कोई भी तस्वीर नहीं थी, सिर्फ खाली फ्रेम था। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी। फिर दोनों नीचे गए और दादा ठाकुर से बोले, आपके लैंडलाइन से फ़ोन नहीं लग रहा है। दादा ठाकुर बोले कि यहाँ की फ़ोन लाइन में हमेशा गड़बड़ी रहती है, दोबारा से प्रयास करें या फिर चाहे तो आज की रात आप दोनों यहीं रुक जाइए। मिलाती और आरव कमरे में जाकर कॉल करने की कोशिश करने लगे, पर सब बेकार। आखिर में दोनों ने रात को वहीं रुकने का निर्णय लिया। बेड पर लेटते ही दोनों की आंखें लग गई। रात के ठीक 1:30 बजे आरव की नींद अचानक खुल गई और वह एक बार फिर से अपने दोस्त को फ़ोन करने लगा, लेकिन उस वक्त
फ़ोन पूरी तरह डेड था। हाथ में फ़ोन नीचे रखते हुए आरव की नज़र दीवार पर पड़ गई और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर से हवाई ही उड़ गया, क्योंकि कुछ घंटे पहले देखी हुई खाली फ्रेम में अब उन दोनों की तस्वीरें थीं और उसके नीचे लिखी थी उसके मौत की तारीख। उसने मिलाती को उठाया और उससे तस्वीरें दिखाई। वह बोली, यहाँ तो कुछ गड़बड़ है आरव, हमें अभी के अभी यहाँ से बाहर निकलना होगा। फिर दोनों ने वहाँ से सरपट दौड़ लगाई। सीढ़ियों से वह दोनों तेजी से नीचे उतरने लगे, पर उतरते वक्त सीढ़ियों पर उन्हें 4 पैरों की जगह 6 पैरों की आवाज़ आ रही थी। अब दोनों काफ़ी डर चुके थे। कुछ भी करके उन्हें बस दरवाज़ा खोल के बाहर भागना था। पर दरवाजे के पास पहुंचने के बाद जब दोनों ने उसे खोलने की कोशिश की, पर उनकी कोशिश नाकाम रही, क्योंकि दरवाज़ा किसी ने बाहर से बंद किया था और अब वह दोनों भूताहा हवेली में कैद हो चुके थे। आरव और मिलाती दरवाज़ा पीट रहे थे, मदद मांगने के लिए चिल्ला रहे थे। उसी वक्त बदकिस्मती से बिजली चली गई और मौत ने अंधेरे की चादर से सब कुछ ढक लिया था और चारों तरफ शमशान की तरह सन्नाटा फैल गया। मिलाती अपने कांपते हुए हाथों से मोबाइल टॉर्च चालू करने लगी। जैसे ही उसने टॉर्च चालू की, उसकी रोशनी सबसे पहले उसके सामने वाली बड़ी फ़ोटो फ्रेम पर पड़ी, जिसे फ्रेम को आते वक्त उन दोनों ने देखा था। उस खाली फ़ोटो फ्रेम में अब झूले पर बैठे दादा ठाकुर की तस्वीरें शैतानी मुस्कान दे रहे थे। उस भयानक मंजर को देखकर मिलाती की घी बढ़ गई और आरव बस बेसुध देखता ही रहा। कुछ ही पलों में मोबाइल भी स्विच ऑफ हो गया और अगले ही पल दादा ठाकुर की तस्वीरें धीरे धीरे गायब होने लगी और उसके नीचे रखा हुआ झूला बिना हवा के ही झूल रहा था। अब तक उजले में मिलाती और आरव को वहां पर एक दूसरे के सांसों की ही आवाज़ें आ रही थी, पर अब अंधेरे में उन्हें और कई सारे लोगों की सांसों की आवाज़ें सुनाई देने लगी। एक एक करके सभी आवाज़ें नज़दीक आ रही थी और कुछ ही पलों में दर्द भरी चीख के साथ उन दोनों की तस्वीरें भी बाकी तस्वीरों के साथ हवेली की दीवार पर टंग गई और दादा ठाकुर झूले पर बैठ के सिगार पीते हुए किसी और मेहमान का इंतज़ार करने लगे।